गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अभी हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। आज की जो प्रारंभिक परीक्षा थी, प्री एग्जामिनेशन, उसका सेट डी है। और उसमें जो प्रश्न आए हुए हैं साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी, और उसमें भी क्वेश्चंस हमने वो सेलेक्ट किए हैं जो कहीं ना कहीं हमने क्लास में टच किए हैं, है ना। तो उसको डिस्कस करने के लिए अभी हम बैठे हैं यहाँ पर। और क्वेश्चन पेपर हमारे साथ स्क्रीन पर है, सेट डी। चलिए शुरू करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर हम शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखिए क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन किसका है? एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट से संबंधित है। और जब हमने इसे डिस्कस किया था क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 से संबंधित क्वेश्चन है। आपको याद हो, जहां पर हमने डिस्कस किया था एनबीए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, और स्टेट बायोडाइवर्सिटी कमेटीज, उसके बाद बीएमसीज की बात हमने की थी कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। तो उसी का क्वेश्चन है ये, देखिए, जिसमें पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन इंडिया, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज आर की टू द रियलाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नायोगा प्रोटोकॉल। देखिए बीएमसीज जो है वो किसके लिए जिम्मेदार हैं? वो जिम्मेदार हैं लोकल अर्बन बॉडीज से मिलकर बनी होती हैं, लोकल लोकल लेवल पे, स्टेट के नीचे लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए ये बनी होती हैं। और नायोगा प्रोटोकॉल सीबीडी के अंदर, याद है हमें, दो प्रोटोकॉल हमने पढ़े थे, कार्टेजना प्रोटोकॉल और नायोगा प्रोटोकॉल, जिसमें किसकी बात थी? असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की बात थी। तो बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे तो ये बीएमसीज क्या करती हैं? ये बीएमसीज जो हैं वो बायोडाइवर्सिटीज की जो रिसोर्सेज हैं उनकी एसेस और बेनिफिट शेयरिंग के लिए काम करती हैं, और फीस भी लेवी करती हैं। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जब इनके फंक्शंस देखेंगे तो हम क्या, इनका काम क्या है? कंजर्वेशन का काम करना। लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं इसमें, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल ग्राम सभा, वो सब उसको इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको मिला के ये बॉडी बनती है। तो लोकल लेवल पे ये क्या करते हैं? लेवी भी कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं फीस का, कंजर्वेशन के अलावा, है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, इनको हमने क्लास में डिस्कस किया था। तो यहां पर राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा, दोनों ही स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो 9 का सी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम है क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसको तो हमने कई बार डिस्कस किया है, ऑब्वियस था और हमें एक्सपेक्टेड भी था। रशिया और यूक्रेन की वॉर के रेफरेंस में हमने देखा था कि जब मैप वर्क किया था कि यूक्रेन की बाउंड्रीज किस किस कंट्री से लगती है, स्पेसिफिकली हमने देखा था इसको। तो यूक्रेन के साथ बाउंड्रीज कौन कौन सी कंट्रीज की लगती है, तो इसमें यदि हम देखेंगे तो बताएंगे। देखिए इसमें हंगरी, हंगरी की और रोमानिया दोनों की बाउंड्री लगती है इसमें। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बेलारूस का नाम सुना होगा आपने, पोलैंड, ये सारी कंट्रीज है ना। और इन दिए हुए कंट्रीज में दो कंट्रीज, हंगरी और रोमानिया, दोनों ही राइट आंसर हैं, है ना। इसको हमने मैप जब डिस्कस किया था तब इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया था, लिखा भी होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा ओनली 2। 11th का जो राइट आंसर है वो है 11 का ए। नेक्स्ट, इसी के साथ क्वेश्चन देखेंगे हम 12वां नंबर का। इसमें देखें तो क्या है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना। और जब हमने हीट बजट डिस्कस किया था और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन ऑन अर्थ, तो इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। देखिए क्या पूछ रहा है, विद रेफरेंस टू द अर्थ एटमॉस्फेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट, हमें यहाँ पर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 times ऑफ दैट रिसीव्ड एट द पोल्स।
देखिए हमने बात की थी कि जो इंसुलेशन है अर्थ पे सबसे ज्यादा कहाँ रिसीव होता है, ट्रॉपिक्स पे रिसीव होता है, ट्रॉपिक्स पे रिसीव होता है। इक्वेटर पे क्योंकि क्लाउड्स होते हैं, इक्वेटर पे क्लाउड्स हैं, और डेली दोपहर के बाद इक्वेटर पर बारिश होती है क्लाउड्स की वजह से। तो यहाँ पर जो हमें ये पता है कि ट्रॉपिक्स पर सबसे ज्यादा इंसुलेशन रिसीव होता है ना। ये बात ठीक है कि पोल्स पे इंसुलेशन कम रिसीव होता है, इक्वेटर पे ज्यादा रिसीव होता है, लेकिन 10 टाइम नहीं होता है, 10 टाइम्स नहीं है, क्योंकि क्लाउड्स इक्वेटर पे क्या है, क्लाउड्स हैं। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। और देखिए सन से जो भी हमें इंसुलेशन मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके कंपोनेंट्स देखेंगे तो ये आपने पढ़ा होगा विबग्योर। ये कैसा होता है, विजिबल लाइट होती है जो दिखता है हमें, जिसे हिंदी में हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। विजिबल लाइट है, दृश्य प्रकाश। और इसके बाद जो वेवलेंथ होती है वो होती है इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें जिसको हम बोलते हैं, अवरक्त प्रकाश। और इससे नीचे वेवलेंथ जिसकी होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। तो जो भी हमें सन से इंसुलेशन रिसीव होता है उसमें ज्यादातर पार्ट किसका है, विजिबल लाइट का है, दिखने वाला पार्ट है। उसके बाद जो पार्ट होता है वो है इंफ्रारेड, जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, इंफ्रारेड रेज कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि अराउंड 50% तो क्या होता है, विजिबल लाइट ही होती है। 44 के अराउंड क्या होगा, आईआर होता है, गर्मी हमें फील होती है। उसके बाद यूवी रेज सबसे कम होती है, क्योंकि यूवी रेज को ओजोन क्या करती है, ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, है ना। अब लास्ट का स्टेटमेंट देखिए डी, इंफ्रारेड वेव्स आर ए पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सोलर रेडिएशन, ये गलत है। हमने बात की कि ये क्या होता है, विजिबल लाइट का है, वेवग्योर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 7 प्रकाश होते हैं, सप्तरंग जिसको हम बोलते हैं 7 रंगों से बना हुआ, है ना। आर फॉर रेड, वी फॉर वायलेट, इसके आगे आई आर मतलब इंफ्रारेड। और इससे नीचे क्या है, यूवी रेज है, मतलब विवग्योर से नीचे वेवलेंथ किसकी है, यूवी रेज की है, उससे ऊपर आई आर है, इंफ्रारेड रेज। तो ये आई आर जो रेज हैं वो विवग्योर का पार्ट है क्या, विजिबल लाइट का पार्ट है क्या, नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बचता है कौन सा, स्टेटमेंट सी, इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली अब्सॉर्ब्ड बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर, बिल्कुल ठीक है ना। इन तीनों में स्टेटमेंट जो बचता है वो करेक्ट कौन सा बच रहा है, स्टेटमेंट सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। 13 देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, पानी के साथ बह के चले जाते हैं, लीचिंग होने की वजह से पानी के साथ घुल के न्यूट्रिएंट्स फॉरेस्ट से बाहर चले जाते हैं पानी के साथ घुल के, है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो सॉइल होगी न्यूट्रिएंट्स में रिच होगी, ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग है, क्योंकि रेन फॉरेस्ट में रेन होने की वजह से सॉइल जो होगी वो न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होगी, क्योंकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको पानी अपने साथ बहा के ले जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉज डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन द सॉइल टू डिकम्पोज क्विकली। देखिए रेन फॉरेस्ट में क्या होता है कि जब टेम्परेचर मॉडरेट है और ह्यूमिडिटी भी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, जो डिकम्पोजर्स हैं, उनके थ्राइव होने के लिए, उनके जीवन जीने के लिए बड़ी अच्छी कंडीशन होती है। टेम्परेचर भी मॉडरेट है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, तो ऐसे केस में बैक्टीरिया एक्टिव रहता है, और एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होगा, जो भी पत्तियां गिरेंगी, जो भी जानवर वहां पर मरेंगे, उनको सॉइल में वो क्या करेंगे, जल्दी बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से वो डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब इस रेस्पेक्ट में हम देखें तो स्टेटमेंट 1 रॉन्ग और स्टेटमेंट 2 राइट। अब आंसर देखें कौन सा ठीक होगा, है ना। स्टेटमेंट 1 कैसा है, रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इधर देखें तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, है ना। एज इट इज क्वेश्चन है ये, हमने इसको कई बार क्लास में डिस्कस किया है।
जब हमने बात की थी, जब हमने अर्थक्वेक स्टडी किया था और सेस्मिक वेव्स पढ़े थे, तब हमने बात की थी कि पी वेव्स जो हैं वो सबसे पहले सीस्मोग्राफ पे दर्ज होती हैं। सबसे पहले अर्थक्वेक के बाद सबसे पहले जो वेव्स फील होती हैं वो कौन सी हैं? पी वेव्स हैं। तो सीस्मोग्राफ पे पी वेव सबसे पहले आती है, फिर एस वेव और लास्ट में एल वेव्स। तो पहला स्टेटमेंट, इन अ सीस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव्स, बिल्कुल ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ठीक है। सेकंड, इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट to and fro in a direction of wave propagation, whereas in S waves the particles vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो P वेव है उसमें जो पार्टिकल होगा वो अपने वेव प्रोपगेशन के टू एंड फ्रो, यानी जैसे साउंड वेव्स में होता है, अपने डायरेक्शन के वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन सपोज ये है तो उसी डायरेक्शन में वो मूव होता है ना, उसी डायरेक्शन में वो मूव होगा जैसे साउंड वेव से मूव होता है, बिल्कुल ठीक है। और एस वेव में क्या होगा? एस वेव में वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के अप एंड डाउन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा? पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। यहां पूछा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो इस केस में जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विद रेफरेंस टू द कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए जब हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था तब हमने इसको डिस्कस किया था कि कोल बेस्ड पावर थर्मल पावर प्लांट्स में और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में क्या डिफरेंस है। हमने बात की थी कि यहाँ जो वाटर यूज होगा वो कैसा वाटर होता है? डीएम वाटर यूज होता है, डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज होता है। डीमिनरलाइज्ड वाटर यूज क्यों होता है? जिससे कि जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो तब उस केस में जो वाटर के अंदर मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, वो बॉयलर के ट्यूब्स में डिपॉजिट ना हो, इसीलिए पानी को क्या किया जाता है? डीमिनरलाइज्ड किया जाता है, वाटर में से सारे सॉल्ट्स को निकाल लिया जाता है। अब ऐसे केस में यदि सी वाटर को यूज करेंगे तो क्या होगा? जो बॉयलर की ट्यूब्स होंगी उसके अंदर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा, है ना। तो ऐसे केस में सी वाटर यूज नहीं होगा जहां पर भी बॉइलिंग का है, जहां पर भी हमें बॉयलर में वाटर यूज करना है वहां पर हम सी वाटर को यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आंसर होगा, ये जो ऑप्शन होगा, ये कैसा है? दिस विल बी द इनकरेक्ट, क्योंकि सी वाटर को यूज नहीं कर रहे हैं, बॉइलिंग में नहीं कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, नन ऑफ देम इज सेटअप इन वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में कोई भी कोल बेस्ड पावर थर्मल पावर प्लांट नहीं है। ये स्टेटमेंट भी कैसा है? इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया एक रिपोर्ट है ना, कई बार ये हम खबरों में पढ़ते हैं कि इंडिया के 40% जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ पर हैं? वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में है, भले वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। अब देखेंगे राजस्थान में भी कई सारी कंपनीज के जो पावर प्लांट है वो कहाँ पर है? वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में है। कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो ऐसी जगह पर जहां पर पानी की कमी है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ऐसे कई सारे पावर प्लांट हैं जो कि कोल बेस्ड हैं और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में है, जहां पर पानी की कमी है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हम देखेंगे इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है प्राइवेट सेक्टर में भी काफी है, और प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारे पावर प्लांट हैं, है ना। बहुत सारे कैप्टिव पावर प्लांट्स भी हैं। कई सारी फैक्ट्रीज खुद के ऑपरेशन के लिए भी क्या करती हैं? कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स को ऑपरेट कर रही हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? गलत है ना। ये स्टेटमेंट गलत है। यहां पर ये थोड़ा सा करेक्शन है, नन ऑफ देम यूज सी वाटर, ये ठीक है, कोई भी सी वाटर को यूज नहीं करता है ना। और स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहां पर क्या होगा? हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, है ना। और यहां पर हमें यह भी देखना होगा फाइनल यूपीएससी के आंसर की में कि उनका एक्सप्लेनेशन क्या रह रहा है, क्योंकि यहां पर ये जो वर्ड लिखा है यूज, क्योंकि पावर प्लांट में, कोल बेस्ड पावर प्लांट में सी वाटर का इस्तेमाल बॉयलर में नहीं हो रहा है, लेकिन कोल बेस्ड पावर प्लांट के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जैसे कूलिंग के हैं, है ना, वहां पर सी वाटर का यूज कर सकते हैं। और यहां पर लिखा है यूज,
तो बॉयलर में स्टीम फॉर्मेशन में तो यूज नहीं कर सकते हैं। अब हमें देखना होगा कि यूपीएससी इसको कैसे इंटरप्रेट करती है, इस यूज जो टर्म है इसको कैसे इंटरप्रेट करती है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या होना चाहिए, ओनली वन। चलिए नेक्स्ट जो आंसर क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। हमने डिस्कस किया था इसको जब हमने कार्बन कैप्चरिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन डिस्कस किया था क्लाइमेट चेंज में। तब हमने बात की थी कि कैसे ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रहे हैं जहां पर जो कार्बन एमिट होता है फैक्ट्री से, जो कार्बन जो CO2 एमिट होगी उसको हम क्या करेंगे, कैप्चर करके और या तो डीप सी में या डीप रॉक्स में क्या करना है, उसको स्टोर कर लेना है। डीप सी में या डीप रॉक्स में क्या करना है, स्टोर कर लेना है। तो हमने जिसकी बात की थी कार्बन कैप्चर एंड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब इसी से संबंधित क्वेश्चन है, देखिए स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। इससे कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि कार्बन कैप्चर कैसे होगा इससे, या सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा। नेक्स्ट देखिए, इंक्रीजिंग द अल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। हम जानते हैं कि CO2 वाटर में ऐड होती है, तो सी वाटर के अंदर क्या होगा, उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। अब लाइम डालने के बाद उसको कैसा कर दिया, एल्कलाइन कर दिया, लेकिन कहीं भी यहाँ पर CO2 कैप्चर नहीं हुई। थर्ड स्टेटमेंट देखें तो capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonated waters। ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जहां पर हम CO2 को क्या करें, कैप्चर करके और डीप सी में या डीप रॉक्स में या माइंस में, हम डीप माइंस में क्या करें, उसको स्टोर कर लें। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। हाउ मेनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड फॉर कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन। तो इसमें जो है आंसर ऑप्शन नंबर 3, और यहां देखेंगे तो ओनली वन, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। जब बायोटेक्नोलॉजी डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने बात की थी किसकी, डीएनए फिंगरप्रिंट की बात की थी। हमने डीएनए फिंगरप्रिंट की बात की थी कि कैसे डीएनए का उपयोग फॉरेंसिक या क्राइम के एविडेंस को जुटाने के लिए किया जा सकता है ना। डीएनए सिग्नेचर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। वहीं पर हमने बात की थी, टर्म यूज किया था हमने सैटेलाइट्स, डीएनए में सैटेलाइट की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी नंबर ऑफ रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, है ना। आप देखिएगा नोट्स अपने, जहां पर हमने बात की थी VNTR, वहीं पर हमने वर्ड यूज किया था सैटेलाइट। तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला, स्टडीइंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फौना, मतलब कि कैसे रिलेशनशिप, जैसे कि हम डीएनए का इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं, पेरेंट्स असर्टेन करने के लिए, है ना, कि एंसेस्टर्स को असर्टेन करने के लिए। तो ये उसी टर्म में बात हो रही है कि कैसे हम, जो इवोल्यूशनरी है मतलब प्रोसेस कैसे आगे बढ़ी है, कौन सी स्पीशीज किसको लीड कर रही है, कौन किसका एंसेस्टर है इस टर्म में। तो ये जो आंसर है, ये जो ऑप्शन है वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इस पर वापस आएंगे। स्टिमुलेटिंग स्टेम सेल्स टू ट्रांसफॉर्म इनटू डाइवर्स फंक्शनल टिश्यूज, इसकी बात की थी हमने, स्टेम सेल्स की, और प्लूरिपोटेंसी की बात की थी, है ना। तो कहीं भी हमने इसकी बात नहीं की थी कि डीएनए को, माइक्रो सैटेलाइट्स को या सैटेलाइट्स के एप्लीकेशन इसमें है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। फिर क्लोनिंग की बात की थी, क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लांट्स, ये भी हमने नहीं डिस्कस किया था। ऐसे ही ड्रग टेस्टिंग के बारे में, असेसिंग द एफिकेसी ऑफ ड्रग्स बाय कंडक्टिंग सीरीज ऑफ ड्रग ट्रायल्स इन पॉपुलेशन, ये भी हमने डिस्कस नहीं किया था जब हमने डीएनए पढ़ा था, और डीएनए के हमने एप्लीकेशंस पढ़े थे, जिसमें हमने बात की थी डीएनए प्रोफाइलिंग, है ना, डीएनए बार कोडिंग, ये सब टॉपिक डिस्कस किया था। आप देखेंगे नोट्स में आराम से आपको मिलेगा, जहां पर हमने बात की थी कि डीएनए सिग्नेचर्स का उपयोग हम एंसेस्टर असर्टेन करने के लिए, है ना, पेरेंटहुड असर्टेन करने के लिए कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन ए है विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 33। ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे
जिसको क्लास में हमने टच किया था। और इस एक्सप्लेनेशन के साथ आप अपने क्लास नोट्स को जरूर रेफर करिएगा कि हमने उसको देखिए कार्बन नैनो ट्यूब्स डिस्कस किया था, नैनो टेक्नोलॉजी हमने पढ़ा था, ग्राफीन वाला टॉपिक कार्बन नैनो ट्यूब्स को डिस्कस किया था हमने, उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है देखिए, है ना, जहां पर उसके एप्लीकेशंस की बात की थी, कार्बन फाइबर से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो कार्बन फाइबर्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरक्राफ्ट्स। बिल्कुल हमने इसकी बात की थी कि कैसे ये लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट हैं एंड स्ट्रॉन्गर देन स्टील हैं, स्ट्रॉन्गर देन स्टील। तो इसीलिए कार्बन फाइबर्स का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल्स का वेट कम करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो हमने हमें यहाँ पर क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन इज आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1 कैसा है, इज अ करेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, कार्बन फाइबर्स वंस यूज्ड कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। देखिए कार्बन फाइबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, है ना, और इनको रिसाइकिल करना क्या होता है, टफ होता है। जैसे नॉर्मल मेटल की तरह नहीं है, प्लास्टिक की तरह नहीं है कि आपने मेटल को या आपने प्लास्टिक को रीमेल्ट कर लिया और इसको दोबारा रीयूज कर लिया, ऐसा नहीं है। इनको यूज करना, इनको रिसाइकिल करना टफ है। जैसे आपने सुना हो थर्मोसेट प्लास्टिक्स, है ना, एक बार जो उनसे कंपोनेंट बन गया उसके बाद उसको आप मेल्ट करके दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दूसरे पार्ट में, है ना। जैसे प्लास्टिक्स को क्या कर सकते हैं, रीमेल्ट कर सकते हैं, मेटल को भी, आयरन है उसको रीमेल्ट कर सकते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर्स के साथ में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कार्बन फाइबर्स के भी रिसाइकिल को पॉसिबल करने के लिए, जैसे पायरोलिसिस, है ना, जहां पर इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करके और सिन गैस या ऑयल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव में हम देखें तो इसमें जो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 है वो ठीक है, इट कैन नॉट बी रिसाइकिल्ड। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए, है ना, हमने डिस्कस किया था नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, हमने बात की थी और हमने सबको लिस्ट आउट किया था। ग्लोनास हमने डिस्कस किया था, रशिया का डिस्कस किया था हमने, यूरोपियन यूनियन का डिस्कस किया था, इंडिया का डिस्कस किया था। तो इसी टर्म में जब आपने क्लास नोट्स रेफर किए होंगे तो बड़ा आसान है, जापान, इसका सही आंसर क्या है, जापान, जिसके पास खुद का नेविगेशन सिस्टम है। चलिए ऐसे क्वेश्चन 38, 37, 38 डायरेक्टली आपको क्लास नोट्स में मिल जाएंगे आराम से। आप अपने रेफर करिए क्लास नोट्स को, है ना, ये स्पेस वाला टॉपिक रेफर करिए और ये मिसाइल वाला टॉपिक, दोनों को ही हमने डिस्कस किया था एज इट इज। इसको इसका एक्सप्लेनेशन वहां मिलेगा आपको, है ना, जब हमने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल डिस्कस की थी। देखिए ऑप्शन 30, क्वेश्चन नंबर 38, बैलिस्टिक मिसाइल्स आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट। गलत बात है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती हैं, इनिशियली प्रोपेल्ड होती हैं, उसके बाद वो अपने आप चलेंगी, अपने आप फ्लोट करेंगी। वाइल क्रूज मिसाइल्स आर रॉकेट प्रोपेल्ड ओनली इन द इनिशियल फेज ऑफ फ्लाइट। ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। गलत, अग्नि 5 कैसी है, बैलिस्टिक मिसाइल है। और ब्रह्मोस, एंड वाइल ब्रह्मोस इज अ सॉलिड फ्यूल्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। तो आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं, इनकरेक्ट हैं। अब पूछ भी रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन इज आर करेक्ट, तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं। तो नाइदर वन नॉर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। चलिए ये सारे क्वेश्चन वही हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किए थे। जैसे देखिए 39 किसके संबंधित है, मरकरी पॉल्यूशन से संबंधित है। और कई बार हमने डिस्कस किया था, मिनीमता डिजीज को डिस्कस किया था, है ना। और हमने बात की थी कि
कैसे मरकरी जो है वो पॉल्यूटेंट है, और थर्मल पावर, कोल में भी मरकरी होता है। फ्लाई ऐश, इसीलिए बताया था कि फ्लाई ऐश को हम जब ब्रिक्स पे यूज करते हैं या कहीं भी हम उसको फिलिंग के लिए भी यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में, तो भी नीचे हम एक शीट बिछाते हैं, क्योंकि फ्लाई ऐश के थ्रू मरकरी पॉल्यूशन की प्रोबेबिलिटी रहती है। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मरकरी पॉल्यूशन। गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज अ सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। देखिए माइनिंग एक्टिविटी अपने आप में ही पॉल्यूटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वो क्या करती है, जब वो माइनिंग की एक्टिविटी, हम नीचे से बहुत सारे मटेरियल को खोद के लेके आते हैं, माइन करके लेके आते हैं, जिसमें से जो पॉल्यूशन सेटल हो रखे, पॉल्यूटेंट सेटल हो रखे हैं, वो वापस से सरफेस पे आ जाते हैं। तो अपने आप में ही माइनिंग एक्टिविटी कैसी है, पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूटिंग एक्टिविटी है। और जब माइनिंग होती है, खासकर गोल्ड माइनिंग, तो गोल्ड माइनिंग जो हो रही है ये काफी ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होती है, इनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होती है, जहां पर मरकरी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। मरकरी को गोल्ड माइनिंग में इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड को मरकरी में डिसॉल्व करने के लिए, है ना, गोल्ड की रिकवरी के लिए। तो जो पहला स्टेटमेंट है, गोल्ड माइनिंग एक्टिविटी इज द सोर्स ऑफ मरकरी पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक। कोल्ड बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स कॉजेज मरकरी पॉल्यूशन, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड देखिए, देर इज नो नॉन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी, है ना, सेफ लेवल तो नहीं है, लेकिन हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि भाई क्या इसका एक लिमिट क्या होनी चाहिए, इसकी एम्बिएंट लिमिट कितनी होनी चाहिए, है ना। जैसे आप देखेंगे, यदि हम वाटर के बारे में बात करें तो इंडियन स्टैंडर्ड है 10500 वाट, ड्रिंकिंग वाटर का स्टैंडर्ड, वहां दिया हुआ है कि भाई मरकरी की जो क्वांटिटी है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मरकरी एज ए पोल्यूटेंट बहुत ज़्यादा हैजार्डस है ना, देर इज नो नोन सेफ लिमिट ऑफ एक्सपोजर टू मरकरी। लेकिन मरकरी के लिए हमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं एम्बिएंट, क्योंकि मरकरी नेचुरली भी एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है ना, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड्स में हमने इसको इसकी लिमिट तय की हुई है कि इस लिमिट से ज्यादा मरकरी नहीं होना चाहिए। तो पूछ कर रहा है, देखिए हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस केस में स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए हमने बात की थी, हाइड्रोजन की बात की थी हमने, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, सब डिस्कस किया था हमने। फ्यूल सेल भी डिस्कस किया था, जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज ए फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, तो फ्यूल सेल भी डिस्कस किया था हमने। और ये बात की थी कि जब हाइड्रोजन को हम जलाते हैं तो वो कैसे जलती है, ब्लास्ट के साथ में। उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है, हाइड्रोजन का जो कंबशन होता है वो ब्लास्ट के साथ में होता है। तो देखिए इसी रेफरेंस में, विद रेफरेंस टू गिवन green hydrogen, consider the following statements. It can be used directly as a fuel for internal combustion. देखिए डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो है वो ब्लास्ट के साथ बर्न होती है, तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो स्टेटमेंट 1 विल बी रॉन्ग, इनकरेक्ट। सेकंड, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज एज फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, ये ठीक है। देखिए हाइड्रोजन को सीएनजी के साथ मिक्स करके क्या कर सकते हैं, ब्लेंड करके यूज कर सकते हैं, दोनों को ब्लेंड करके क्या यूज कर सकते हैं, पावर जनरेशन के लिए भी और हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए भी, ये स्टेटमेंट राइट। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड इन अ हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन टू रन व्हीकल्स, बिल्कुल ठीक है। फ्यूल सेल के माध्यम से इसको, हाइड्रोजन को यूज करके हम पावर जनरेट कर सकते हैं, जिस पावर से व्हीकल ऑपरेट हो रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोटाइप व्हीकल्स बने हुए हैं जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर बेस्ड हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पूछा हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49।
ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो क्लास में डिस्कस किए हैं, हमने इनको डायरेक्टली टच किया हुआ है। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन को यूज कहाँ कर सकते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, स्टील प्लांट्स। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डीकार्बोनाइजिंग हाउ मेनी ऑफ द इंडस्ट्रीज। देखिए जब हम पावर जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन का, ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हम किसके लिए कर सकते हैं? पावर जनरेट करने के लिए, हीटिंग एप्लीकेशन में। तो तीनों ही इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर, ऑयल रिफाइनरीज और स्टील प्लांट, तीनों के लिए ही हम, तीनों में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर और हीट जनरेशन। जैसे मान लीजिए नेचुरल गैस है सीएनजी, उसके साथ हमने हाइड्रोजन मिक्स कर लिया, अब इससे हम क्या कर सकते हैं? पावर और हीट दोनों ही जनरेट कर सकते हैं, और पावर और हीट से ही इंडस्ट्रीज चलती हैं, पावर और हीट ही चाहिए होता है। तो ऑल थ्री, ऑप्शन सी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 51, 51 देखिए, झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, है ना? झेलम रिवर पासेस थ्रू वुलर लेक, बिल्कुल ठीक है कि झेलम रिवर का जो वाटर है वो किस में जाता है? वुलर लेक में जाता है। और वुलर लेक की बात की थी हमने, ये बेस लाइन की तरह काम करती है झेलम के लिए, इसीलिए झेलम क्या करती है? मेंडरिंग शो करती है। झेलम क्या करती है? यूथफुल स्टेज में भी मेंडरिंग शो करती है, क्योंकि झेल वुलर लेक उसके लिए क्या है? बेस लाइन है ना? और उसका जो वाटर है वो किस में जाता है? यानी झेलम जो है वो किसको फीड करती है? वुलर लेक को फीड करती है, तो ये सही है। फिर देखिए कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, इसमें यदि हम देखें तो डायरेक्टली, इसको आप एटलस में भी देखना, कृष्णा गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा के बीच में कोलेरू लेक बना हुआ है ना? डायरेक्टली, यदि इसके हम डायरेक्टली वर्ड को देखें तो डायरेक्टली तो नहीं कर रहा है, लेकिन फीड जरूर करता है। डायरेक्टली तो फीड नहीं कर रहा है ना? लेकिन वो वाटर जाता है, इसका वाटर जाता जरूर है, कृष्णा रिवर का जो वाटर है वो कोलेरू लेक में जाता है। बेसिकली ये इसके फ्लड कंट्रोल, फ्लड रेगुलेशन में भी काम आते हैं। कोलेरू लेक में जो कृष्णा का जो एडिशनल वाटर है वो कोलेरू लेक में जाता है, लेकिन डायरेक्टली जो वर्ड है इसको हम यदि देखें तो ये आंसर स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो स्टेटमेंट 1 राइट, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग। थर्ड देखिए, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, कन्वर लेक। आप देखेंगे बिहार में कन्वर ताल जो है वो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, जहां पर गंडक रिवर क्या करती है? मेंडरिंग करती है, और ऑक्सबो लेक है बेसिकली, है ना, कन्वर लेक। तो ये स्टेटमेंट कैसा? राइट है। तो ऐसे केस में हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 आर करेक्ट, तो राइट आंसर विल बी बी, ओनली 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, यहाँ पर हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट एक्सटेंसिव मार्शलैंड। देखिए बड़ा इजी सा आंसर है, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ का वीडियो देखा था हमने, कैसे व्हाइट लेयर रहती है सॉल्ट की इसके ऊपर, जहां पर हमने क्या किसकी बात की थी? वाइल्ड आस, जंगली गधा, वाइल्ड आस मिलता है यहाँ पे, है ना? और मार्शी कंडीशंस रहती हैं, तो रन ऑफ कच्छ विल बी द राइट आंसर, क्योंकि ये सी के लेवल के गिरने की वजह से बना है। पूरी की पूरी लैंड कैसी है? सॉल्ट से कवर है। इसका वीडियो भी देखा था हमने क्लास में, है ना? फ्लेमिंगोज की भी बात की थी, रन ऑफ कच्छ का हमने पूरा वीडियो देखा था। आपको याद है तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। देखो हिल्स को हमने एक्सटेंसिवली कवर किया था, मैप जब देखा था इंडिया का। देखिए अमरकंटक, अमरकंटक हिल्स वही है जहां से नर्मदा निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम, ओरिजिन कहाँ पर है? नर्मदा का अमरकंटक हिल्स से। तो ये पूछ रहा है अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विंध्या एंड सह्याद्री रेंजेस, है ना? अमरकंटक हिल्स जो हैं वो सह्याद्री और विंध्या के मिलने की जगह पर है। तो यहाँ पर कौन कौन सी हैं? यहाँ पे आप देखेंगे तो विंध्यास और सतपुड़ा है ना? विंध्यास और सतपुड़ा है, सह्याद्री नहीं है, सतपुड़ा है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग।
ये स्टेटमेंट कैसा है? रॉन्ग। फिर दूसरा स्टेटमेंट, बिलीगिरी रंगन हिल्स कंस्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज का ईस्टर्न पार्ट, जब जब आप देखेंगे बिलीरिंगन हिल्स को, तो ये कहाँ पर है? कर्नाटक, सदर्न कर्नाटक में है ना। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। फिर सीसाचलम हिल्स कंस्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, गलत। सदर्न मोस्ट पार्ट में हम देखेंगे वेस्टर्न घाट्स में तो कार्डेनमॉम हिल्स, फिर नीलगिरी हिल्स, है ना, पूरा हमने सीक्वेंस देखा था इसको। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है? गलत है ना। तो तीनों स्टेटमेंट कैसे हैं? रॉन्ग। हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? तो इसका आंसर है डी, नन। एक भी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है। इसमें से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 तो आसान है, स्टेटमेंट 2 के लिए थोड़ा सा चैलेंज आपको फील करना पड़ा होगा, और ये थोड़ा सा टफ भी है, मतलब क्वेश्चन ये आसान नहीं है। चलिए, लेकिन फिर भी इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। एक कैलकुलेटेड रिस्क आप इसमें ले सकते हैं 59 क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, कार्बन मार्केट, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हमने कार्बन क्रेडिट पढ़ा था, उसी से लिंक है। देखिए, कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल ठीक है। कार्बन मार्केट की हमने बात की थी, कैसे? कार्बन कार्बन की जो सेविंग्स है, कार्बन क्रेडिट्स, उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसको डिस्कस किया था। तो स्टेटमेंट कैसा है? बिल्कुल राइट है। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल्स इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल ठीक। स्टेटमेंट 2, कार्बन मार्केट्स ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट। ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 63 का आंसर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन सी। है ना, हमने बात की थी कैसे कार्बन मार्केट में क्या होगा, खरीदा हो कार्बन को, खरीदा और बेचा जाएगा, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, तब हमने कार्बन मार्केट को पूरा डिस्कस किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूल का टॉपिक जब डिस्कस किया था, न्यूक्लियर एनर्जी का, तब हमने बात की थी कि इंडिया में यूरेनियम है, लेकिन ज़्यादातर जो पावर बनती है हमारी कोल से बन रही है ना। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है ना। हमारी जो पावर ज़्यादातर, हमारी जो मैक्सिमम पावर, हमारी जो एनर्जी बास्केट है, उसमें कोल क्या है? सबसे बड़ा सोर्स है पावर का, है ना। तो बिल्कुल ठीक है, यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं हमारे पास, बहुत लिमिटेड डिपॉजिट यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं। ऐसे केस में कोल हमारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का मेन सोर्स है। तो स्टेटमेंट 1 इज राइट, है ना। ये तो रिसेंटली पेपर होने से पहले जो हमारी क्लास थी, उसमें डिस्कस किया था हमने, जस्ट उससे पहले वाली वीक में डिस्कस किया था, जिसमें हमने यूरेनियम एनरिच यूरेनियम की बात की थी। लो एनरिच्ड यूरेनियम, है ना, हाई एनरिच्ड यूरेनियम, इसकी बात की थी। और हमने एक बात की थी कि कैसे पावर जनरेशन के लिए लो एनरिच्ड यूरेनियम ही सफिशिएंट है, जो कि कैसा होता है? 20% से कम। तो ऐसे देखिए, स्टेटमेंट 2, यूरेनियम एनरिच्ड टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टेटमेंट कैसा है? इनकरेक्ट है ना, क्योंकि अप टू 20% तक ही, अप टू 20% तक ही जो लो एनरिच्ड यूरेनियम है वो सफिशिएंट है। इनफैक्ट इसमें 3 to 5% ही बिजली बनाने के लिए सफिशिएंट होता है, 3 to 5% ही सफिशिएंट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, है ना। इन्वेजिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप
that develops global invasive species database belongs to which one of the following organizations? IUCN, है ना? IUCN के बारे में हमने बात की थी, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है IUCN। IUCN को जब आप देखेंगे तो सबसे आराम से वहां पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। IUCN जहां पर हमने रेड डेटा बुक की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, है ना? विच कंसीडर द फॉलोइंग फौना, लॉयन टेल्ड मकाक, मालाबार सिविट, सांबर डियर, है ना? इन ये जो दिए हुए हैं यहाँ पर तीनों जीवों के बारे में, तीनों एनिमल्स के बारे में और दूसरे एनिमल्स के बारे में भी हमने डिटेल में बात की थी, पूरी शीट आपके साथ में शेयर की थी। और आपको याद हो हमारा डिस्कशन, मालाबार सिविट जो है वो कैसी है? रात्रिचर जीव जिसको बोलते हैं, नॉक्टरल बोलते हैं, जो रात में एक्टिव होता है ना? मालाबार सिविट, तो ओनली वन, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 74, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर प्रश्न पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए हमने बात की थी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो समुद्र के नीचे इवन वॉल्केनिक वेंट्स में भी मिल जाते हैं। वॉल्केनिक वेंट जहां से लावा बाहर निकल रहा है वहां भी एग्जिस्ट करते हैं, और तो और एसिड में भी जी लेते हैं, है ना? और आपको याद हो पास्चराइजेशन जो प्रोसेस होती है, जहां पर कच्चे दूध को क्या करती हैं, दूध की कंपनियां क्या करती हैं, बहुत जल्द ज़्यादा तापमान पर गर्म करती हैं और बहुत ही कम समय में फिर माइनस से नीचे ठंडा कर देती हैं, जिससे कि जो ज़्यादा टेम्परेचर पर पनपने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाए, और जो लो टेम्परेचर पर पनपने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी खत्म हो जाए, जिसको हम पाश्चुरीकरण भी बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पाश्चराइजेशन। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको स्टेटमेंट याद हो, हमने कहा था कि समुद्र के नीचे गहरी जगहों में भी, ठंडी से ठंडी जगह में भी, जहां पर वॉल्केनिक वेंट्स हैं वहां भी ये सरवाइव कर रहे हैं। तो ऐसे में स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं। तो जो हमारा सही चॉइस होगी, सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑल थ्री, है ना? तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 80, है ना? ये भी आसान क्वेश्चन है, जहां पर हमने बात की थी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एरासोल बनाने में यूज हो रहा है ना? जहां पर जब हम ओजोन डिप्लीशन की बात कर रहे थे तब हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे फॉर्म जनरेशन, एरासोल जनरेशन और फायर एक्सटिंग्विशर में किसका इस्तेमाल हो रहा है? HFCs का इस्तेमाल हो रहा है ना? लुब्रिकेंट्स में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ओनली 3, ऑप्शन इज ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए HFCs कैसे हैं, जब वो खुद ही गैसियस फॉर्म में है तो लुब्रिकेंट का काम कैसे करेंगे, है ना? लुब्रिकेंट क्या है? सरफेस, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम करने का काम है। तो जब वो खुद ही एरासोल में खुद ही काम कर रहे हैं, जहां पर स्प्रेज यूज हो रहे हैं, परफ्यूम्स में यूज हो रहे हैं, जहां पर वो खुद ही गैसियस फॉर्म में आ जाते हैं, तो वो कैसे लुब्रिकेंट की तरह काम करेंगे, है ना? तो वैसे भी ये जो ऑप्शन है ये लुब्रिकेंट की तरह, इसका यूज जो है वो गलत है। तो ऑप्शन स्टेटमेंट 1 2 3 जो है वो उसकी सही एप्लीकेशन है। तो राइट आंसर इज ओनली 3। थोड़ा सा डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी इनडायरेक्टली भी आता है, उसको आपको इन्फर करना पड़ता है, अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, चलिए बिल्कुल हमने डिस्कस किया था इसको, और मुझे लगता है कि सर ने ऑलरेडी डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को। कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व की बात की थी हमने जब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट पढ़ा था,
तब हमने इसको डिस्कस किया था कि कैसे प्राइवेट लैंड को भी हम प्राइवेट लैंड को भी किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व में। जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जो लगे हुए एरिया हैं, वहां पर कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट लैंड पर बढ़ावा देने के लिए, यदि कम्युनिटी डिसाइड करती है कि उस जगह को कंजर्व किया जाए, तो उसको भी क्या सरकार घोषित करती है, कम्युनिटी रिजर्व घोषित करती है ना। जहां पर क्या होगा, वहीं के जो लोग हैं, है ना, लोकल ग्राम सभा है, वही उसको मैनेज करेगी, है ना। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट वो होगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। बाकी के तीनों स्टेटमेंट, क्योंकि कंजर्वेशन के लिए है तो हंटिंग अलाउड नहीं होगी, और उन्होंने खुद से वॉलंटियर हैं, वो लोग वॉलंटियरली आगे आए हैं कम्युनिटी रिजर्व घोषित कराने के लिए, तो उनके जो एग्जिस्टिंग राइट हैं वो भी इफेक्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर 2, hunting is not allowed in such area. Statement number 3, people of such areas are allowed to collect non-timber forest produce. And statement number 4, people of such area are allowed traditional agri practices. ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, है ना, क्योंकि उस जगह के लोग खुद ही आगे आए वॉलेंटरीली, कम्युनिटी रिजर्व है ना। ये जो लैंड है वो प्राइवेट लैंड भी हो सकती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आप रेफर करना जब हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व को डिस्कस किया था, तब हमने इस टॉपिक को टेकअप किया था एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में। और यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कहीं ना कहीं हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, आपके क्लास नोट्स में है ना, और जो आपको हैंडआउट्स दिए हैं वहाँ पर, या जो हमने मटेरियल डिस्कस किया क्लास में, इन सबको हमने टेकअप किया है ना। तो आप बताइएगा कि बाकी क्वेश्चंस जो हैं आपका कैसा रहा उनका, और फाइनल इंटरप्रिटेशन जो है वो यूपीएससी का ही सुप्रीम है। कहीं कहीं क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ओपन एंडेड होते हैं, है ना, जहाँ पर हम जो आंसर डिसाइड करते हैं वो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे देते हैं, लेकिन उनका जो इंटरप्रिटेशन है वो यूपीएससी कुछ और लेती है। तो लेट अस सी, है ना, कि हमारा इंटरप्रिटेशन और यूपीएससी का इंटरप्रिटेशन कितना मैच कर रहा है। पेपर में काफ़ी चेंजेस थे, पैटर्न में काफ़ी बदलाव है, एलिमिनेशन मेथड इस पर काम नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको आंसर पता करने के लिए सारे ऑप्शंस आने चाहिए, है ना। यहाँ पर प्रीवियस ईयर की तरह ये नहीं है कि आप एलिमिनेट कर सकें, तो ये थोड़ा चैलेंज है, लेकिन कोई नहीं, है ना। और इस पेपर से ऐसा नहीं है कि हम अपनी जो लाइन लेंथ है, जो डायरेक्शन है वो बदल दें। ऐसा नहीं है कि कुछ पैटर्न चेंज हो गया तो हम बिल्कुल ही अपना डायरेक्शन चेंज चले जाएंगे। सब लोग वही पढ़ रहे हैं, वही मटेरियल रहने वाला है, बस रिवीजन करना है और कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है। सोर्सेज वही रहने वाली हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं, थैंक यू।